हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। आज हम लोग इतिहास एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एकदम डीप में जा कर के पढ़ेंगे। जैसे कि इतिहास जो होता है जीएस के अंदर आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्टेट, पीसीएस या वनडे एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए आज हम लोग इतिहास पढ़ेंगे और एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और बहुत डीप में पढ़ेंगे, बहुत डीप में जा कर के पढ़ेंगे। एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आप लोगों ने एके फिलॉसफी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और ऐसे वीडियो देखते रहिए। इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एके फिलॉसफी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास। इतिहास प्राचीन समय में अतीत में जो घटनाएं घटित होती है, अतीत में जो घटनाएं घटित हुई हैं, उनके अध्ययन को इतिहास कहा गया है। जैसे अतीत में बहुत सी घटनाएं घटित हुई हैं, विश्व स्तर पे बहुत सी घटनाएं घटित होती हैं, तो उसे इतिहास कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इतिहास को कितने कालखंड में बांटा गया है। तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं इससे पहले कि इतिहास के जनक कौन हैं। तो इतिहास के जनक जो हैं वो हेरोडोटस हैं। जी हाँ, इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। तो बहुत से लोगों को इतिहास के जनक भूल जाते हैं। तो आज एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊंगी जिससे इतिहास के जनक आप लोगों को कभी नहीं भूलेंगे। एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस। तो बहुत सिंपल सा है और हमेशा याद रहेगा, आप कभी भूलेगा नहीं। तो चलिए कंफर्म हो गया, एच से इतिहास, एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस। सबसे पहले जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या पढ़ना है ये हमें जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या पढ़ना है इसकी जानकारी हमें अच्छे से होनी चाहिए, ताकि जब जो चीज़ हम पढ़ रहे हों उसका आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, जब हम जानते रहेंगे कि हमें ये चीज़ें पढ़नी हैं, तो आगे हम जो पढ़ रहे हैं उसके आगे क्या आएगा, उसके आगे क्या आएगा, तो हमारे माइंड में एक स्ट्रक्चर बनता जाएगा कि हमें ये चीज़ हमने पढ़ लिया है, कल हमें ये पढ़ना है, आगे ये पढ़ना है। तो इसलिए इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि इतिहास में क्या क्या पढ़ना है। इतिहास को जैसा कि 3 कालखंड में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो इसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा गया है और पाषाण काल को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जो हम आगे अध्ययन करेंगे। तो आद्य ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल के बाद हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे और आद्य ऐतिहासिक काल के बाद हम लोग लास्ट में ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल को भी 4 भागों में बांटा गया है। तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। लास्ट है समकालीन इतिहास, जिसे नेहरू काल भी कहा जाता है। जी हाँ, समकालीन इतिहास को नेहरू काल भी कहा जाता है। समकालीन इतिहास में हम क्या अध्ययन करेंगे, तो समकालीन इतिहास में जैसे जो वैश्विक स्तर पर घटनाएं घटित हो रही थी, जो वैश्विक स्तर पर घटनाएं घटित हो रही थी, उसके अध्ययन को हम समकालीन इतिहास कहते हैं। तो इसमें हम इजराइल फिलिस्तीन, मिस्र फिलिस्तीन और खाड़ी युद्ध, गल्फ युद्ध, ये सब घटनाओं का अध्ययन करेंगे। इसे नेहरू काल भी कहा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल की अब हम बात करेंगे। प्रागैतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिक एरा भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिक एरा भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल का जो हम अध्ययन करेंगे, बहुत ज़्यादा अध्ययन हम इतिहास में प्रागैतिहासिक काल का नहीं करेंगे,
क्योंकि इसका अधिकतर जो अध्ययन है वो ज्योग्राफी में होता है, जैसे क्रोमैग्नान प्रजाति और क्रोमैग्नी मैंगोलाइड प्रजाति, क्रोमैग्नान प्रजाति, कैम्ब्रियन प्रजाति, इन सब प्रजातियों का हम अधिकतर जो अध्ययन करते हैं वो ज्योग्राफी में करते हैं। इतिहास में केवल इसका पाषाण काल का हम अध्ययन करेंगे। इतिहास में हम केवल पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए पाषाण काल क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। पाषाण काल को स्टोन एरा भी कहा जाता है। मतलब इस समय इसको पाषाण काल कहा क्यों गया? पाषाण काल इसलिए कहा गया क्योंकि इस समय का जो आदि मानव था, इस समय का जो मानव था, उसका जो जीवन था वो पाषाण यानी पत्थर पर निर्भर था। पत्थर पर निर्भर था। जैसे हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, हमें पाषाण काल के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, मतलब प्रागैतिहासिक काल के, आद्य ऐतिहासिक काल के और ऐतिहासिक काल के। अतः हम ये कह सकते हैं कि हम पुरातात्विक साक्ष्य जो है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है, वो तीनों काल में मिलते हैं। हमें इतिहास के तीनों काल में मिलते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में जैसे मनके मिले हैं, चित्रकारी मिली है, जो हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मनके, चित्रकारी, और कंकाल मिले हैं, शव मिले हैं। आद्य ऐतिहासिक काल की जब हम बात करते हैं तो आद्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य इसमें भी मिले हैं। जैसे इसमें सिंधु सभ्यता से रिलेटेड पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, सिंधु सभ्यता से रिलेटेड पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे सड़क है, ढकी हुई नालियाँ हैं, जो नालियाँ मिली हैं वो ढकी हुई थी, पक्की ईंट, इस प्रकार की मूर्तियाँ मातृ देवी की, इस प्रकार के हमको पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। तो ऐतिहासिक काल की जब हम बात करें तो मौर्य काल की अभी स्थापत्य कला है, और यहाँ पे स्थापत्य कला के साथ साथ मौर्य काल के समय जो अशोक के समय की चारपाई थी वो भी अभी पुरातात्विक संग्रहालय में रखी हुई है। आधुनिक काल में जब हम चलते हैं तो नेहरू जी की दाढ़ी बनाने की मशीन और गांधी जी की जो छड़ी थी वो भी अभी पुरातात्विक संग्रहालय में रखी हुई है। तो हम ये समझ लेते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य कहते किसे हैं। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस किसे कहते हैं? तो जो हमें खुदाई से जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं, खुदाई से हमें जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं, चाहे वो कंकाल हो, चाहे वो कोई धातु हो, या मृदभांड हो, या कुछ भी चित्रकारी हो, कुछ भी खुदाई से हमें जो भी प्राप्त होती है वो उसे हम पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य तो सभी में मिले हैं, इसमें कोई इससे कोई क्वेश्चन मतलब नहीं बनते कि पुरातात्विक साक्ष्य किस काल में मिला है। तो अब हम बात करेंगे लिखित दस्तावेज की। तो लिखित दस्तावेज जो है, इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि लिखित दस्तावेज, आगे हम क्वेश्चन की भी अभी व्याख्या करेंगे। लिखित दस्तावेज प्रागैतिहासिक काल में जब हम बात करते हैं तो लिखित दस्तावेज नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ के जो मानव थे वो तो पढ़े लिखे ही नहीं थे, तो लिखित दस्तावेज कहाँ से मिलेंगे। प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो सिर्फ ऐसे, वो लोग तो बिना कपड़े के ही रहते थे, आदि मानव होते थे और असभ्य मानव होते थे, तो कहाँ से लिखेंगे पढ़ेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो ये मानव जो थे सभ्य मानव थे। आद्य ऐतिहासिक काल के जो मानव थे वो सभ्य मानव थे। उन्होंने पढ़ा मतलब पढ़ाई की थी, तभी तो उन्होंने लिखा था, मतलब उन लोगों ने पढ़ाई की थी। लेकिन जो उन्होंने लिखित दस्तावेज जो हमें प्राप्त हुए हैं, आद्य ऐतिहासिक काल के समय के जो भी हमें दस्तावेज प्राप्त हुए हैं वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। एग्जाम्पल के रूप में हम इन्हें ये कह सकते हैं, हमारे हिसाब से तो इस समय के जो आद्य ऐतिहासिक काल के जो मानव थे वो मतलब कि कह सकते हैं कि डॉक्टर थे, क्योंकि डॉक्टर की लैंग्वेज जो होती है हम लोगों के समझ में नहीं आती। जो डॉक्टर होते हैं उन्हीं को डॉक्टर की लैंग्वेज समझ में आती है, डॉक्टर की लैंग्वेज हम लोगों को नहीं समझ में आती। क्यों? अब क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं पता नहीं, क्या लिख देते हैं, ऐसे
खचा उचा के पता नहीं क्या लिखते हैं, तो समझ ही में नहीं आता है। तो एक आदमी था, वो डॉक्टर के पास गया, मतलब उसे कुछ प्रॉब्लम थी, वो डॉक्टर के पास गया। तो वहाँ ने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने जो दवाइयाँ लिखी, तो उसे मेडिकल स्टोर लेने गया। जब मेडिकल स्टोर गया तो मेडिकल स्टोर वाले से पूछता है कि भैया इसमें क्या लिखा है, हमें भी बता दीजिए, आप लोग पढ़ कैसे लेते हैं, हम भी पढ़ लिया करें। तो मेडिकल स्टोर वाला कहता क्या है, कहता है कि इसमें लिखा गया है कि हमने तो लूट लिया, अब तो भी लूट ले। अगर सही मायने में देखा जाए तो जितना मेडिकल के लाइन में मार्जिन है उतना कहीं भी मार्जिन नहीं है। बहुत सस्ती दवाइयाँ होती हैं लेकिन हमें कितनी मतलब महंगी मिलती है। और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे जितना रेट टू रेट दिया जाता है हमें, और जितना लिख दिया, जितना मतलब डॉक्टर ने लिख दिया इतना पैसा हुआ आपका बिल, तो उससे कम भी नहीं होता, क्योंकि मेडिकल लाइन में कोई मार्जिन नहीं होती है। तो अब हम ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। तो ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और इसे पढ़ा भी गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा काल है जहाँ पे लिखित साक्ष्य मिले हैं और पढ़ा भी गया है, मतलब ऐसा कौन सा काल है जो लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। तो वह प्राग ऐतिहासिक काल है, प्राग ऐतिहासिक काल है। और ऐसा कौन सा काल है जो लिखा तो गया है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, तो ये आद्य ऐतिहासिक काल है। लिखित दस्तावेज के आधार पर एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, भूगर्भ वैज्ञानिक, तो उन्होंने वो लिखित दस्तावेज के आधार पर इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा। तो ये जो भूगर्भ वैज्ञानिक थे इनका नाम है जॉन ब्रूस, इनका नाम है जॉन ब्रूस। ये भूगर्भ वैज्ञानिक के साथ साथ मतलब विश्व पुरातात्विक जनक भी हैं। जो जॉन ब्रूस हैं विश्व पुरातात्विक जनक भी हैं और भूगर्भ वैज्ञानिक भी हैं। कौन? तो जॉन ब्रूस। और जॉन ब्रूस ने ही तीनों काल का, इतिहास के तीनों काल का विभाजन लिखित दस्तावेज के आधार पर किया था। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि लिखित दस्तावेज के आधार पर किसने विभाजन किया? लिखित दस्तावेज के आधार पर जॉन ब्रूस ने किया था। इतिहास का विभाजन जॉन ब्रूस ने किया था। जी हाँ, जॉन ब्रूस। तो अब हम बात करेंगे इतिहास में एक और इतिहासकार हैं। जिस प्रकार जॉन ब्रूस ने लिखित दस्तावेज के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा, तो इसी प्रकार एक और इतिहासकार हैं, उनका नाम है क्रिश्चियन जॉनसन। उनका नाम है क्रिश्चियन जॉनसन। तो उन्होंने क्या किया कि प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहा। क्रिश्चियन जॉनसन ने प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहा। तो पाषाण काल ऐतिहासिक काल को, प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल क्यों कहा इन्होंने? तो यहाँ पे जो प्रागैतिहासिक काल को का जो मानव था, इसका जीवन मतलब पाषाण काल इसलिए कहा गया कि इस समय का जो मानव था उसका जीवन पत्थर पर निर्भर करता था। पत्थर पर निर्भर कैसे करता था? तो इस समय जो हथियार बनाए जाते थे, औजार बनते थे, वो भी बड़े बड़े पत्थर के बनते थे, जो हम आगे अभी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और जो मतलब कि जैसे फल जो होते थे या जो जमीन में उगने वाले फल होते हैं, जैसे गाजर हो गई, चुकंदर हो गया, तो इस तरह के फल को खोदने के लिए, मतलब जमीन से वो निकालने के लिए छोटे छोटे नुकीले पत्थर बनाते थे, उसी से वो लोग निकाला करते थे। तो सिलने की जब हम बात करें, कोई चीज़ सिलते थे, उस समय तो कपड़ा नहीं थे, कपड़े तो थे नहीं, तो इसलिए वो लोग खाल, जानवरों को जो शिकार करते थे, जो खाल होती थी, उसको सिल करके पहनते थे। पहले प्रारंभिक मानव तो नहीं पहनते थे, उसके बाद के मानव जो
जैसे जैसे थोड़ा उनको नॉलेज होने लगा तब पहनने लगे थे। तब वो लोग क्या करते थे, पत्थर से ही सिलने का कार्य भी करते थे। तो इस तरह ये कह सकते हैं कि उस समय का जो मानव था उसका जो जीवन काल था वो पत्थर पर निर्भर था। मानव का जीवन जो था वो पत्थर पर निर्भर करता था। इसीलिए क्रिश्चियन जॉनसन ने इस काल को पाषाण काल के नाम से, मतलब इस काल को पाषाण काल कहा। और आद्य ऐतिहासिक काल की जब हम बात करेंगे, प्रोटो हिस्टोरिक एरा की, प्रोटो हिस्टोरिक एरा को क्रिश्चियन जॉनसन ने क्या कहा कि इसे कांस्य युगीन कहा। कांस्य युगीन क्यों कहा, तो इस समय जो सिंधु सभ्यता थी इस समय, तो सिंधु सभ्यता में कांस्य की खोज हो गई थी और अधिकतर चीज़ें जो थी अब कांस्य की बनने लगी थी, जैसे मूर्तियाँ, मनके, तो काफ़ी चीज़ें कांस्य की बनने लगी थी। इसलिए ये इस काल को कांस्य युगीन काल कहा गया। अब लौह युगीन काल किसे कहा गया, तो ऐतिहासिक काल को लौह युगीन काल कहा गया। ऐतिहासिक काल को लौह युगीन क्यों कहा गया, तो लौह ऐतिहासिक काल में जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें वैदिक काल आता है। और वैदिक काल में देखेंगे कि एक उत्तर प्रदेश में एक जगह है अतिरंजी खेड़ा। उत्तर प्रदेश में एक जगह है अतिरंजी खेड़ा, तो वहाँ पर लोहे की खोज हुई थी। और जैसे जैसे लोहे की खोज होती गई वैसे वैसे आदमी जो थे वो लोहे पर डिपेंड होते गए, मतलब लोहे के हर चीज़ बनाने लगे, जो वस्तुएं बनने लगी वो लोहे की बनाने लगे। और इस तरह जब लोहे की बनने लगी तो विकास होता गया, उसके आसपास के एरिया में लोग बसते गए। तो आगे इसकी हम चर्चा करेंगे। अभी बस इतना जानिए कि प्रागैतिहासिक काल को लौह युगीन क्यों कहा गया, तो इसकी खोज इसी काल में हुई है। तो क्रिश्चियन जॉनसन एक इतिहासकार थे जिन्होंने प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहा, प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहा और आद्य ऐतिहासिक काल को कांस्य युगीन कहा, ऐतिहासिक काल को लौह युगीन कहा। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि त्रियुगीन विभाजन किसने किया, तो त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन जॉनसन ने किया। अब हम बात करेंगे भारतीय पुरातात्विक जनक कौन है, तो भारतीय पुरातात्विक जनक कनिंघम को माना जाता है। भारतीय पुरातात्विक जनक कनिंघम है। विश्व पुरातात्विक जनक और भूगर्भ वैज्ञानिक, जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि विश्व पुरातात्विक जनक और भूगर्भ वैज्ञानिक कौन है, तो जॉन ब्रूस है। विश्व पुरातात्विक जनक और भूगर्भ वैज्ञानिक जो हैं वो जॉन ब्रूस हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया कि जॉन ब्रूस कौन है, मतलब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लाइन क्या है कि जॉन ब्रूस कौन है, तो ऑप्शन देगा विश्व पुरातात्विक जनक, दूसरा ऑप्शन में रहेगा बी ऑप्शन कि भूगर्भ वैज्ञानिक, तीसरा जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा दोनों, और चौथा ऑप्शन रहेगा कि मतलब केवल एक। तो वहाँ पर आप लोगों को दोनों में टिक करना है, मतलब दोनों में टिक करना है। अधिकतर क्या होता है, स्टूडेंट क्या करते हैं, वो विश्व पुरातात्विक जनक के रूप में क्रिश्चियन जॉनसन को जानते हैं और वो केवल एक पे टिक करके चले आते हैं, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे हमें ये अभी से मतलब अच्छे से जानना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है, एकदम बहुत अच्छे से क्लियर समझना है कि विश्व पुरातात्विक जनक और भूगर्भ वैज्ञानिक दोनों थे। क्रिश्चियन जो जॉन ब्रूस हैं वो दोनों थे। एक इतिहासकार और आते हैं, तो उनका इतिहासकार का नाम है प्यूरी। इतिहासकार का नाम क्या है, प्यूरी। तो उन्होंने बहुत अच्छी लाइनें दी है, बहुत अच्छी लाइन दी है। उन्होंने कहा क्या है कि इतिहास विज्ञान है, इतिहास विज्ञान है, ना इसे विज्ञान से ज़्यादा समझो और ना कम। इतिहास विज्ञान है, इसे ना विज्ञान से ज़्यादा समझे ना कम। तो ये कोड आता है, क्वेश्चन में दे देगा कोड, इतिहास विज्ञान है, ना इसे विज्ञान से ज़्यादा समझे ना कम। और ऑप्शन दे देगा प्यूरी, क्रिश्चियन जॉनसन और ये जॉन ब्रूस
कनिंघम, तो आप लोगों को टिक करना है प्यूरी में बच्चों। कोपेनहेगन संग्रहालय, कोपेनहेगन संग्रहालय की जब हम बात करते हैं तो ये विश्व पुरातात्विक साक्ष्य के लिए प्रसिद्ध है। कोपेनहेगन संग्रहालय विश्व पुरातात्विक साक्ष्य के लिए प्रसिद्ध है। विश्व पुरातात्विक साक्ष्य जो संग्रहालय होता है तो वहाँ पे जो विश्व में मतलब विश्व की पूरी बात हो रही है, तो विश्व से जहाँ जहाँ भी खुदाई से मतलब पुरातात्विक साक्ष्य जो भी मिलते हैं तो वो विश्व जो संग्रहालय है वो वहाँ से, जैसे मान लीजिए यहाँ खुदाई हुई भारत में कोई स्थान है सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है, वहाँ खुदाई हुई तो वहाँ से ईंटें मिली, कई ढेर सारी ईंटें मिली, तो वहाँ पे क्या होता है कि विश्व पुरातात्विक जो संग्रहालय है वो क्या करेगा, वहाँ से केवल एक ईंट, वहाँ से एक ईंट लेकर के विश्व पुरातात्विक संग्रहालय में रख दिया जाता है। तो विश्व पुरातात्विक संग्रहालय कोपेनहेगन में है और कोपेनहेगन नाम है विश्व पुरातात्विक जो संग्रहालय है वो उसका नाम है कोपेनहेगन संग्रहालय। और जब हम स्थान की बात करें तो ये डेनमार्क में है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ है, डेनमार्क में है, या विश्व पुरातात्विक साक्ष्य के लिए संग्रहालय कहाँ है, तो ये डेनमार्क में है। दोनों बातें एक ही है, चाहे हम कोपेनहेगन संग्रहालय कहें चाहे विश्व पुरातात्विक साक्ष्य के लिए संग्रहालय कहें। तो जब हम भारत की बात करते हैं तो विश्व पुरातात्विक साक्ष्य संग्रहालय है, तो भारत के लिए भी संग्रहालय बनाया गया होगा। तो जो भारत का संग्रहालय है वो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। भारत का जो पुरातात्विक संग्रहालय है उसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। जैसा कि पहले इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय का नाम था केवल मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय का नाम था केवल मानव संग्रहालय, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर मानव संग्रहालय से नाम बदल करके इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय रख दिया गया है। ये जो दोनों संग्रहालय हैं तो ये सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन होते हैं, मतलब दोनों संग्रहालय संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। तो चलिए अब हम प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। पाषाण काल, तो आइए देखते हैं पाषाण काल क्या है।